मैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के कैंपस में हूँ। एक लाइन लिखी है, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन देन टू लाइव ए लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब की तस्वीर है, प्रोफेसर रतन लाल है। मतलब लब्बो-लुआब ये है कि अगर आपका डिग्निटी हर्ट होता है, अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है कि सदियों से, सालों से लगातार जाति के नाम पर, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं हमारा, जो अब पहले हम शूद्र थे, अछूत थे, जब हम धर्म के लिबास में ओढ़े हुए थे, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में आते हैं तो हम SC ST OBC माइनॉरिटी हैं। लेकिन जो जातीय हिंसा है, जो शोषण है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, चाहे वो वैचारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हम उससे उबर नहीं पाए हैं। और उसी कड़ी दर कड़ी, चाहे हमारी बहन बेटी के साथ रेप हो, बलात्कार हो, मारपीट हो, डिग्निटी को हर्ट करना हो, इसको लेकर क्या होगा? क्या हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी परवाह नहीं है? जो हमारा वो बड़ा तबका एक पैदा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जो नौकरियों में IAS है, IPS है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, MLA, अभी भी ये स्थिति है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग रिजर्व सीट पर, और OBC तमाम पार्टियों के रहमो करम पर है। तो आखिर एक बड़ा तबका, 85% तबका जो है, वो इस तरह के हालात में जीने को मजबूर क्यों है, और उसे कब डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा? मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, जो हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर भी हैं। मैं उनको एक सोशल साइंटिस्ट मानता हूँ, समाज वैज्ञानिक मानता हूँ। तीखा बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, और कोशिश होती है कि समाज के उन तमाम लोगों को जगाया जाए जो कहीं ना कहीं किसी वजह से डर या सहमे हैं। सर, क्या कहा जाए? ये जो न तो ये पहली घटना है हाथरस, ना आखिरी होगा, लेकिन इसको रोकने का कोई सॉल्यूशन है क्या? पॉलिटिकल लीडरशिप की जो चुप्पी दिख रही है, वो बड़ा कारण है इस तरह के आंदोलनों को असफल होने का और इस तरह के अमानवीय घटनाओं के लिए? देखिए, मैं अभी तो बहुत आक्रोश में हूँ। और आक्रोश में होने की वजह भी है। मैं एक शिक्षक हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी का मैं कोई MLA का, MP का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ। और हमारा काम है लिखना, पढ़ना, जागरूकता फैलाना, बोलना। लगातार आप 5 साल से कम 500 वीडियो तो आपके चैनल पे होंगे। और लगातार हम लोग मंडे टू फ्राइडे नौकरी करना, अब फ्राइडे को देश के विभिन्न कोने में जाना, संडे को लौट कर आना, एक एक दिन में, 2 2 दिन में 3 3 सभाएं, कभी बनारस में है दिन में तो नागपुर में शाम में। तो ये सारे कार्यक्रम, एक सारे जो जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारा काम बैठ के आर्टिकल लिखना था। मैं अम्बेडकर नामा चला रहा हूँ। और आपने देखा कि कितने ज़्यादा लोग, 4 महीना से मैं अपनी कुटिया को बना रहा था। फातिमा पब्लिक कुटिया है, बाबा साहब यहाँ हैं। तो क्यों ये चला रहा था कि इसीलिए कि बाबा साहब को लोग पढ़ें, समझें और जानें। और बाबा साहब को जब पढ़ेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर को, तो वो पूरी लड़ाई ही एटीट्यूड की है उसमें। लड़ाई ही बाबा साहब क्यों कोट टूट सूट और टाई में, जबकि इंग्लैंड में थे तो उन्होंने रो के पत्र लिखा था। खाने के पैसे नहीं थे फिर भी टाई सूट उनका रहता था। ये सारी लड़ाई एटीट्यूड की है, सारी लड़ाई अप्रोच की है कि आप जीवन को कैसे देखना चाहते हैं। ये सारी लड़ाई जो मनुवाद हम लोग कहते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई किस चीज़ का है? एटीट्यूड का ही तो, डिग्निटी का ही तो है। वो चाहता है कि एक शूद्र को, एक दलित को, एक पिछड़े को टूटे बर्तन में खाना चाहिए, फटे कपड़े पहनने चाहिए, जूठा खाना खाना चाहिए। तो ये बात समझना पड़ेगा। अब रही बात सवाल, हम लोग काम करते हैं, हम लोग लिखते पढ़ते भी हैं, किताबें भी लिखते हैं, अम्बेडकरनामा चला रहे हैं। एक था डॉक्टर, एक था संत किताब ट्रांसलेट किया, और कितने रोहित किताब लिखा, वंचित भारत लिखा कि लोग पढ़े, सस्ते दर में पढ़ें। उससे पैसा कमाना मकसद नहीं है। लेकिन नेता लोग क्या कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी वजह से ये सारे नेता मॉल से महल चले गए। सबका अगर आप देखिएगा, जेनेसिस, उत्पत्ति देखिएगा, जितने बहुजन नेता हैं उनकी उत्पत्ति सब साधारण परिवार में हुए, एक कमरे में, 2 कमरे में, 4 कमरे में, गांव में। इससे ज़्यादा किसी की मैं नहीं जानता कि इससे ज़्यादा कोई औकात रही होगा, महल में कोई पैदा हुआ होगा। तो एक कमरे से आप महल में चले गए, तो महल में कैसे गए? अपने आप तो गए नहीं। भारत, इसी देश की जनता ने आपको वोट देकर CM बनाया, मंत्री बनाया, MLA बनाया, MP बनाया, सब कुछ बनाया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पॉलिटिकल क्लास की है। कल से मैं हंगामा देख रहा हूँ कि उस पर राजनीति हो रहा है। तो भाई, राजनीतिक पार्टी का काम क्या है? विरोधी पार्टी का काम क्या है? कि सरकार और सत्ता में जो पार्टी है, उससे, उसके शासन काल में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके खिलाफ सड़क जाम करे, सड़क पे संघर्ष करे। राजनीतिक पार्टी का ये काम होता है। राजनीतिक पार्टी का काम नहीं होता है कि 5 साल बाद 10 दिन पहले, चुनाव के पहले उठे
और बोले टिकट बांटो और एमएलए बन जाओ और मंत्री। ये काम नहीं है। सिर्फ चुनाव एक दिन होता है, राजनीति रोज रोज होती है। अभी हाथरस का कांड हुआ है और मैं गिरफ्तार भी हुआ था उस दिन। आपने देखा होगा कि मॉरिस नगर पुलिस उठा कर लेके गई थी, हम प्रोटेस्ट मार्च में गए थे वहाँ पे। तो हाथरस कांड क्यों इतना विभत्स है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में तो लोग बिहार को जंगल राज कह रहे थे, लेकिन असली जंगल राज उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहाँ लगातार और ख़ास तौर से उसमें देखा जा रहा है कि दलित लड़कियां, महिलाएं हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं और उसका रेप हो रहा है। मेरा सवाल वही है, घटना हाँ। पॉइंट पे आ रहा हूँ कि उसमें ऐसे लग रहा है कि पूरा स्टेट अपैरेटस उसमें शामिल था, है ना। पुलिस ऑफिसर के सामने जो है सब कुछ हो रहा है। डीएम दबाव बना रहा है, जाके जो है वो लाश जला दे रहा है। ये 21वीं सदी मोदी साहब जो दावा कर रहे हैं कि हम महान भारत और आत्मनिर्भर भारत, किस बल पे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, किस आधार पे? आंकड़े देखिए, लगातार ये रेप की घटनाएं। हम किसी पार्टी पे नहीं, हम संस्कार के ऊपर, हम एटीट्यूड के ऊपर जा रहे हैं। ये क्यों सिर्फ ऐसा है कि उसका जब आप सामाजिक विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, तो ज़्यादातर उसमें दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाएं हैं, उन्हीं के साथ। ये घटनाएं हम सब जानते हैं, हम लोग आज आत्मलोचन कर रहे हैं सर। ये पूरी लड़ाई सम्मान की है। क्या लगता है आपको, जो एक कमरे से महलों में गए, अच्छी बात है, सब कोई और बाकी तो मनरेगा में मजदूरी करके आया नहीं, लेकिन क्या कमी रह जा रही है? एक तबका वो है जो अपनी जातीय श्रेष्ठता को बचाने के लिए उसका आईएएस, आईपीएस, सीएम, पीएम सब, यहाँ तक कि रेप के आरोपी को बचाने पर तुला है। वो तबका जो आईएएस भी बना, सीएम पीएम भी बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, 180 ओबीसी है और 131 एससी एसटी है, वो तबका कहाँ कमी रह जा रही है? आंदोलन की वैचारिक समझ की कमी है, वो अपने पीड़ित को भी बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आ रहा है। देखिए, आप अगर जयप्रकाश नारायण या कांशीराम जी, तमाम लोगों को देखेंगे, वहाँ तक मैं आ रहा हूँ, तो दो लेवल पे काम होता है। एक होता है पॉलिटिकल क्लास फ्रंट संभालता है, दूसरा है इंटेलेक्चुअल क्लास, उनके लिए, है ना, आइडियोलॉजी थिंक टैंक तैयार करता है, आइडियाज़ डेवलप करता है और उनको पर्ची बना के देता है कि इस लाइन पे बात करनी है। जितने अभी बहुजन नेता हैं, उन सब के पास जाकर देखिए, वो दलालों का जमावड़ा है। एक इंटेलेक्चुअल का नाम बता दीजिए मुझे, जो उनके पास उसके साथ खड़ा रहता हो, उनका प्रेस रिलीज लिखता हो, उनको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी देता हो, एक भी बता दीजिए। तो ये समझिए, आपने इसको बिजनेस धंधा बना लिया राजनीति को। राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति सेवा है, सर्विस है, कि आप सत्ता कैसे पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन के दिन सिर्फ टिकट बांट के एमएलए बन के सत्ता पाएंगे, ज़िंदगी में नहीं पा सकते हैं। वही समाज, उसी समाज की राजनीति जिंदा रहती है जिसका समाज जिंदा होता है, जिसकी संस्कृति जिंदा होता है। इनके पास तो एक इतिहासकार नहीं है, बता दें कि बहुजन पार्टियां जितनी हैं, जितने दलित पिछड़ों की बात करती हैं, उनके पास लोहिया पढ़ने वाला एक आदमी है, उनके पास कर्पूरी ठाकुर पढ़ने वाला एक आदमी है, उनके पास मधुली में पढ़ने वाला एक आदमी है, उनके पास अम्बेडकर पढ़ने वाला एक आदमी है, उनके पास फूले पढ़ने वाला एक आदमी है। तो है नहीं तो आपको फिर आपके बिजनेस बनाएंगे ना, तो आपके थिंक टैंक में कौन होंगे? ठेकेदार होंगे। क्या हम चलते चलते थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये पूरी लड़ाई सम्मान की है, सम्मान बचाने की है। सर इधर से आइए, थोड़ा सा इधर से आइए। क्या लग रहा है ये जो पूरी लड़ाई है, जो जो हमें थोड़ा चलते चलते बात करेंगे, ये जो पूरी लड़ाई है जिस तरह से, क्या लग रहा है कि सम्मान की लड़ाई थी? वो तबका जो नौकरी पेशा है, जो संसाधन में आया है, जो बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा है, वो संविधान से, बराबरी से, वो भी कहीं ना कहीं डरा सहमा है, या वो सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार नहीं है? नहीं, ऐसा है, क्योंकि उसको हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स, हाँ, बाबा साहब यहाँ गलत साबित हो गया। जो अम्बेडकरनामा हमने चलाया, तो उसमें कई बार बाबा साहब ने कहा है कि दलित को, शूद्रों को, पिछड़ों को एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जाने चाहिए, कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जाएंगे तो अपने लोगों की बात वो सुन सकते हैं। लेकिन ये उनकी समझ थी। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आए, जो आईएएस आईपीएस बने, जो कुछ भी बने, वो जो है ना, बाबा साहब को कभी समझे नहीं, पढ़े नहीं, उनको लगा आरक्षण मिल गया है, ले लिया। उसका तो व्यक्तिगत मुक्ति में ज़्यादातर लोग शामिल हुए, ज़्यादातर लोग कह रहा हूँ, सब नहीं कह रहा हूँ, कि ज़्यादातर लोग शामिल उसमें व्यक्तिगत मुक्ति में, इसीलिए वो अपने समाज का काम नहीं करते हैं। आप देखिए, वही जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि 2 बार जो है मेरे ऊपर फर्जी महिला उत्पीड़न केस लगाया गया, दोनों बार मैं जीता। मेरे घर के सामने आप देखते हैं खूबसूरत बंगला है, जरा विजुअल्स ले लीजिए। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अम्बेडकरनामा से मैंने छुट्टी ली थी कि मैं 4 महीना इसको दिखा दीजिए थोड़ा सा कि ये पूरे सम्मान की लड़ाई है, और जब सम्मान ही नहीं बचेगा। कि देख लीजिए, मेरे घर के बाहर ये लोग कूड़ा फेंकवाता है, उधर कूड़ादान खोला हुआ है, लेकिन उसी कूड़ादान के बगल मेरा रिबटल क्या है, मैंने उत्तर कैसे दिया, हमने इसको किला में तब्दील कर दो। यही लड़ाई है बेसिकली।
यही लड़ाई है। लेकिन जब हम लोग समाज के लिए भी लड़ते हैं और व्यक्तिगत हमारे ऊपर हम हमले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम मुकदमा लड़े हैं, तो उस समय भी जो है ना हमारे समाज के लोग नेता के पास ज़्यादा जाते हैं, नेता की मदद ज़्यादा करते हैं, एक्टिविस्ट की मदद नहीं करते हैं। एक्टिविस्ट समझते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेसर है तो इनका काम ही यही करना है। तो जब व्यक्तिगत लड़ाई भी लड़ते हैं, अपने समाज के कितना आदमी आता, चलिए हम आपकी मदद करते हैं, तो ये कई लेयर पे है। और इस बात को समझना पड़ेगा कि सोशल एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं ना, वो अपनी जान और नौकरी दांव पे लगाकर अपनी पूरी करियर, फैमिली का रिस्क पे लगा के काम कर रहे हैं। समाज को ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के साथ भी खड़ा होना चाहिए। सिर्फ एक सवाल है सर, क्या एक हम लोग जिस समाज की बात कर रहे हैं, 85% तबका है जो संसाधन विहीन है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, तो क्या हम पढ़े लिखे लोगों ने, चाहे हम ब्यूरोक्रेट्स हो, सोशल साइंटिस्ट हो, या प्रोफेसर हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, आईएएस आईपीएस, और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हमने इनको छोड़ दिया है इनके हाल पर कि तुम्हें ताकत है तो बच जाओ, नहीं ताकत है तो रौंद दिए जाओगे? और वो जो शोषक है उसकी एक सामाजिक यूनिटी भी है, सांस्कृतिक यूनिटी भी है, और ताकत की भी यूनिटी है। ऐसा है, वो देखिए बहुत ही चतुर वर्ग है, वो सारे इंस्टीट्यूशन उनके कब्जे में है, हर आदमी को प्रोटेक्ट करता है। हमारी तो इतनी लड़ाई होती है, कौन आदमी आता है, कौन नेता आता है प्रोटेक्ट करने, कौन बात करने आता है। हमारे नेता जो है ना, बेसिकली उनको अब क्लैरिटी नहीं है, समझ रहे हैं बात, कि करना क्या है, बेसिकली किनकी राजनीति कर रहे हैं आप बताइए। सारा प्राइवेटाइज हो गया, प्राइवेटाइज हो गया सब कुछ, लेकिन किसी नेता की आवाज़ नहीं निकली। जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आरक्षण खत्म हो गया जो दलित पिछड़ों का था, तो जब आरक्षण ही उसका खत्म हो गया तो फिर पॉलिटिकल आरक्षण कल उनकी भी बारी होगी। तो ये सारा हमारे नेता की क्लैरिटी नहीं है, वो किसी तरह से एन केन प्रकारेण वो अपने लिए लड़ता है, और सवर्ण समाज जो है आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है। तो कारण नहीं है। ये हाथरस में जो हुआ है, रेपिस्टों के पक्ष में बहुत लोगों ने पंचायत की है। तो हमारे लोग, अब हमारे नेता जो हैं अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के हितों की रक्षा करते हैं, और इसी में सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारे नेता अपने हितों की रक्षा करते हैं। तो परसों मैंने बहुत आक्रोश में बहुत सारे ट्वीट और फेसबुक पर लिखे कि जनता का वोट लेकर सीएम पीएम बनने का सपना तुम देखोगे। जनता पिट रही है, पिटा रही है, लेकिन आपकी आवाज़ ट्विटर से बाहर नहीं निकल रही है। समझ रहे हैं बात, कि जनता पिटी जा रही है लेकिन आवाज़ आपकी नहीं निकल रही है। तो ये हम जनता अभी चाहता क्या है पॉलिटिकल क्लास हमारा, कि हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो है ना सालों भर सड़क पे लड़े, आंदोलन करे, और आंदोलन से जनता जब उद्वेलित हो जाए तो वो हमको आके चुपचाप हमको वोट दे दे, और वोट दे के हम पीएम बन जाएंगे, हम सीएम बन जाएंगे, ये हमारे नेता सोचते हैं। ऐसा होता नहीं है। समय का जो पहिया है ना, इतिहास का पहिया, नया नेता पैदा कर देता है। ये बात ज़रूर है कि 10 20 30 साल लगता है, लेकिन हर समय ये स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए हमारे बहुजन नेताओं को, जो लोहिया फूले अम्बेडकर कर्पूरी की राजनीति करते हैं, उनको अपनी जबान खोलनी चाहिए। और अब तो उनके खिलाफ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया में। इसका मतलब समाज उद्वेलित है, समाज पीटता रहे, उनके बुद्धिजीवी पीटते रहे, वो जेल जाएं, लाठी खाएं, धरना पे रहें, करियर दांव पे लगाएं। बरसान जेल में, हैनी बाबू जेल में, तमाम लोग सब जेल में है। और नेता को खाली वोट चाहिए सीएम पीएम बनने का। तो ये सब बहुत दिन चलेगा नहीं, अभी भी वक्त है। सॉल्यूशन क्या है सर, सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन ये सोसाइटी केमिस्ट्री नहीं है। सोसाइटी में एक से दूसरे आंदोलन के बीच में 30 साल का 20 साल का पूरा अंतराल होता है। समाज रोज सड़क पे नहीं आ सकता है, और आप एक एक मुद्दे पे आप सड़क पे आ रहे हैं। अभी कभी ये हाथरस हो गया, कभी अब निर्भया हो गया, कभी रोहित बुमला हो गया। तो ये समझिए इधर प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, इधर आप कोरोना का डर भी दिखा रहे हैं, उधर निर्भया भी हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। तो ये सब आप अलग अलग आपको दिख रहा है, लेकिन एक ही सिस्टम का एक अलग अलग बिंदु है। सिस्टम को टोटालिटी में समझिए। आपको एक साथ निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, प्रतिनिधित्व के सवाल पे मोर्चा खोलना होगा, महिलाओं के खिलाफ जो पूरी जिस तरह से हिंसा बढ़ी उसके खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, मुसलमानों ने के खिलाफ जैसे हिंसा बढ़ी उस पर मोर्चा खोलना होगा। आपका मैनिफेस्टो में पूरा चीज़ आना चाहिए। अलग अलग लड़ेंगे तो बात बनेगी नहीं। सवाल तो उठता है कि आखिर राजनीतिक सड़कों पर राजनीति हो या अखबार टीवी के जरिए राजनीति हो, संसाधन विहीन समाज होने के बाद भी कांसीराम जब पार्टी खड़ी कर सकते हैं, मुलायम सिंह जब पार्टी खड़ी कर सकते हैं, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर जब पार्टी खड़ी कर सकते हैं, करुणानिधि परियार जब पार्टी खड़ी कर सकते हैं, तो सेकेंड जनरेशन नेता जो हैं वो क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं? और क्या पिछली विरासत को वो भुना चुके हैं और आने वाले समय में
नया लीडरशिप की ज़रूरत है। और जिस तरह से समाज गुस्से में है, जिस तरह से नेताओं की एक चुप्पी है, उससे तो लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ऐसे में देखना होगा कि सत्ता संघर्ष के लिए लोग सड़क पर आ रहे हैं, सामाजिक बदलाव के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने अभी भी डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, संविधान और आत्मसम्मान बचाने के लिए आ रहे हैं, जो हमारी बेसिक्स लड़ाई है। जबकि दूसरी तरफ जो शोषक वर्ग है वो अपने सत्ता को बचाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। लड़ाई लंबी ज़रूर है, लेकिन एक लंबा इतिहास है बहुजनों के पास, बुद्ध, कबीर, पेरियार, फूले, अम्बेडकर। इसलिए लगता है कि निराशा तो होती है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ा है, उससे लगता है कि उम्मीद जो है वो अभी भी बनी हुई है। क्या शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।